आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम आप और बात करेंगे लोकतंत्र में कैसे चीन को करारा जवाब दिया जा सकता है। बात करेंगे कि क्या कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर चीन को चोट देकर उसकी हेकड़े निकाली जा सकती है। कोरोना वायरस महामारी और फिर चीन के साथ सीमा विवाद के बाद देश भर में चीनी सामानों का बहिष्कार करने की मांग पहले से ही जोर शोर से उठ रही थी। 15 जून की रात गलवान घाटी में भारत और चीन सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद से देश में और भी ज्यादा गुस्सा है। लोग चीन के सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। हालांकि उतना आसान ये नहीं है। ऐसे कई सामान हैं जो चीन सस्ते दामों में मुहैया कराता है, जिसकी काट ढूंढना अभी भारत के पास अभी बेहद मुश्किल काम लग रहा है। अब सवाल है कि बिना अपने देश में सस्ते सामान बनाए हुए चाइनीज सामान का विरोध करना मुश्किल है। क्या भारत के लोग महंगे सामान खरीदकर चीन के सामान का त्याग कर सकते हैं? क्या देश के लिए सस्ते सामान का त्याग कर सकते हैं? ये रिपोर्ट देखिए। हमेशा से भारत की पीठ पर छुरा भोंकने वाले चीन को अब आईना दिखाने का समय आ गया है। पूरे विश्व में कोरोना फैलाने वाला चीन अब भारत के साथ हेकड़ी दिखा रहा है। भारतीय जमीन पर कब्जा कर दादागिरी दिखा रहा है। भारत को डंपिंग यार्ड समझने वाला चीन को लगता है कि हम किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लेंगे और उसे धौंस दिखाएंगे और जमीन हड़प लेंगे। कई देशों में जमीन हथियाने वाला चीन सालों से भारतीय सीमा पर जमीन कब्जे का ख्वाब देखता रहा है, लेकिन भारत ने कई बार उसकी सेना को पीछे धकेला है, अपनी जमीन की रक्षा की है। अब एक बार चीन को हर क्षेत्र में सबक सिखाने की जरूरत है। अपने आप को सुपर पावर समझने वाले चीन को मालूम है कि भारत के लोग अगर चीन के सामानों का बहिष्कार कर देंगे तो चीन की हेकड़ी निकल जाएगी। चीन सबसे ज्यादा सामान भारत में बेचता है, उसके बाद भी वो भारत के साथ दुश्मनी पालता रहता है। कोरोना वायरस महामारी और फिर चीन के साथ सीमा विवाद के बाद देश भर में चीनी सामानों का बहिष्कार करने की मांग पहले ही जोर शोर से उठ रही थी। मंगलवार को सीमा पर हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद देश में गुस्सा है। आज व्यापार के नाम पे भारत देश से 20% जो हम लोग परचेज कर रहे हैं, जो उनका माल बेच रहे हैं, पूरे संसार में उनकी 20% आर्थिक स्थिति भारत देश के कारण है। आज चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना है। हम लोग आज ये प्रण ले रहे हैं कि जब तक चीन अपने काबू में नहीं आता है तब तक हम लोग चीन के सामानों का बहिष्कार करेंगे। चाइनीज सामान का विरोध करके उसमें आग लगा करके विरोध प्रदर्शन किया है और अपने सभी मित्रों भाइयों से आग्रह किया है कि आज के बाद चाइनीज सामान का इस्तेमाल नहीं करना है। किसी भी परिस्थिति में अपने देश में बना हुआ सामान का भी उपयोग करना है। लोग चीन के सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं, हालांकि ये उतना आसान नहीं है। देश में स्मार्टफोन बाजार 2 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 72% है। चीनी स्मार्टफोन से निजात पाना बेहद मुश्किल है। दूरसंचार उपकरणों का बाजार 12,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 25% है। चीनी दूरसंचार उपकरणों से भी निजात पा सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए काफी महंगा पड़ेगा। भारत में टेलीविजन का बाजार 25,000 करोड़ रुपए का है। स्मार्ट टेलीविजन बाजार में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 42 से 45% और गैर स्मार्ट टेलीविजन मार्केट में 7 से 9% है। इस मार्केट सेगमेंट में भी हम चीन माल से निजात पा सकते हैं, लेकिन ये बेहद महंगा पड़ेगा। देश में होम अप्लायंसेस का मार्केट साइज 50,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 10 से 12% है। इस सेगमेंट में हम आसानी से चीनी माल से निजात पा सकते हैं। देश में ऑटोमोबाइल कल पुर्जों का बाजार 4.27 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 26% है। इस सेगमेंट में भी चीनी माल से निजात पाना मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए घरेलू या वैश्विक विकल्प ढूंढना आसान नहीं होगा। देश में 45 करोड़ स्मार्टफोन यूजर है, जिसमें 66 लोग कम से कम एक चीनी ऐप का इस्तेमाल करते हैं। इस सेगमेंट में चीन से निजात पाना आसान है, लेकिन भारतीय यूजर को टिकटॉक जैसे ऐप से मोह को त्यागना होगा और इसका विकल्प ढूंढने में भारत को अभी तक नाकामी ही हाथ लगी है। देश में सौर ऊर्जा का मार्केट 37,916 मेगावाट है, जिसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 90% है। इस सेगमेंट में चीनी माल से निजात पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां कमजोर है और अन्य विकल्प महंगे हैं।
देश में स्टील का मार्केट साइज 108.5 मीट्रिक टन का है, जिसमें चीनी माल की हिस्सेदारी 18 से 20% है। इस सेगमेंट में हम चीनी माल से आजादी पा सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल होगा। कुछ उत्पादों के लिए चीन की कीमत के बराबर के उत्पाद खोजना मुश्किल होगा। भारत में फार्मा और एपीआई का मार्केट 15,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 60% है। इस सेगमेंट में भी चीनी माल से निजात पाना मुश्किल होगा। ऐसे कई सामान हैं जो चीन सस्ते में मुहैया कराता है, जिसका कार्ड भारत के पास नहीं है। अब सवाल है कि बिना अपने देश में सस्ते सामान बनाए हुए चाइनीज सामान का विरोध करना मुश्किल है। क्या भारत के लोग महंगे सामान खरीद कर चीन के सामान का त्याग कर सकते हैं? क्या देश के लिए सस्ते सामान को त्याग कर सकते हैं लोग? क्या चीन को सबक सिखाने के लिए चाइनीज सामानों का बहिष्कार जरूरी है? क्या चीन की हेकड़ी निकालने के लिए देश की जनता को चाइनीज सामान का बहिष्कार करना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के जरिए दरअसल आपने समझ लिया होगा कि चीन भारत से कितना कमाता है और फिर भी घुर्राता है। दरअसल ये चीन की फितरत है और वक्त वक्त पर हमने देखा कि किस तरह से एलएसी पर तनावपूर्ण माहौल चीन क्रिएट कर देता है और ऐसे में घुसपैठ करने की कोशिश करता है। 2017 का जो विकल्प था, जो 17 का एक दौर था, वो भी सबको याद होगा कि किस तरह से डोकलाम हुआ था और किस तरह से उसको बातचीत के जरिए सुलझाया गया था। एक बार फिर से चीन ने ऐसे ही हिमाकत की, लेकिन अब वो हिमाकत खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। आज इस पे तफसील से हम चर्चा करेंगे कि चीन की हेकड़ी आखिर कैसे निकाली जा सकती है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर जीपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, अर्थशास्त्री है, बहुत स्वागत है सर आपका। आकाश जिंदल जी हमारे साथ है, जो कि अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी आपका भी बहुत स्वागत है। प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ट्रेड एक्सपर्ट है। प्रदीप जी बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ अजय कौल जी जुड़ गए हैं, एडिटर हैं एपीएन के। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा आकाश जिंदल जी आपसे है, क्योंकि जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है, चीनी सामान का बहिष्कार करना ये बोलने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या वाकई इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और ये कितना मुश्किल है? जी हाँ, ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और इसके लिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। अर्ली 90s, मिड 90s, मिड 90s में हम कितना चाइनीज सामान खरीदते थे? ऑलमोस्ट मिल। चाइना ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरुआत की है 1980 में, जबकि हमने 100 साल पहले इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू कर दी थी। 1920 के आसपास ही हमने बहुत बड़ा स्टील प्लांट लगा दिया था। आज की तारीख में चाइना को दुनिया भर से नफरत मिल रही है। यूएस 2 साल से ट्रेड वॉर लड़ रहा है, उससे भी चाइना टला नहीं। उसने यूएस के अगेंस्ट अपना हथियार लॉन्च कर दिया है, CRMB, ग्लोबल करेंसी। यूरोप के कई नेशन आज खुंदक मान के बैठे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो कई सवाल खड़े कर चुके हैं चाइना पे। तो ऐसे में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सुबह से कई चैनल्स में शो कर रहा हूँ, कई लोगों के अंदर डाउट्स मैंने देखे हैं, क्यों हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, जबकि हमारी इतनी पुरानी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। FDI अब आ सकती है। लोकल के लिए वोकल का इतना अच्छा नारा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, जो है आत्मनिर्भर का नारा दिया गया है। FDI अब आ सकती है। लैंड और लेबर लॉज के अंदर कुछ चेंजेस की बातचीत हो रही है कि वो किए जा सकते हैं। साथ में सरकार अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी रेट, रेड टेपिज्म कम कर देती है तो सब कुछ हो सकता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एज अ कंट्री, मैं एज अ कंट्री तो नहीं कहूंगा, कहीं ना कहीं कंट्री के कुछ पॉकेट्स में मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है। ये जो कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। एक सवाल मेरा श्रीवास्तव जी आपसे है, क्या वाकई आप आकाश जिंदल जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर कमी कहीं और भी है जिसको दूर करने की यहाँ पर जरूरत है अगर चीनी सामान का बहिष्कार करना है तो? देखिए, इसमें एग्री होना या डिसएग्री होना ये इश्यू नहीं है। अगर हम एग्री हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम डिसएग्री हो रहे हैं तो हम क्यों हो रहे हैं, ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, जब देश के ऊपर ऐसी कोई संकट आता है तो उसके अंदर कंसिडरेशन वो बैक सीट लेते हैं। सोशियो पॉलिटिकल और इमोशनल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा हावी होते हैं। आप अगर ये सोचें कि बिना चीन के हमारा काम चल ही नहीं सकता है, तो ये सोचना शायद ठीक नहीं होगा। अब ये आपका कहना है कि क्योंकि सस्ती चीजें चीन भेज रहा है, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा? तो देखिए, अगर आपकी विल पावर है, अगर लोगों में एक, आप देख रहे हैं हर जगह पर एक उबाल आ रहा लोगों के बीच में कि चाइना ने जो किया है ये बहुत ही गलत किया है और उसका बदला हमें लेना है। और बदला लेने के लिए
भी लेना है, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी लेना, सारे फ्रंट पे लेना है। और जब लोगों का इमोशन है तो उसको आप रोक नहीं सकते। दूसरी बात, देखिए चाइना से जो भी प्रोडक्ट आता है वो हमारे यहाँ खपत क्यों हो रही है? इसलिए कि जो हमारे यहाँ का इंडियन कंज्यूमर है वो कॉस्ट सेंसिटिव है। अगर आप पूरी इकोनॉमिक स्टैंडर्डाइजेशन करें चीन के प्रोडक्ट्स का, तो आप उनको कन्वीनियंटली 3 चीजों में आप बांट सकते हैं। पहली बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर या हाईटेक एरियाज है जिसमें क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बिना उसके उनको हम एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा होता है जहां उनके प्रोडक्ट वो हैं जो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, मतलब आप चाहे रॉ मटेरियल अगर नहीं करते हैं तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है उनके सामान को हम ले आकर के दूसरे सामान बना के आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, बहुत से रॉ मटेरियल हम चाइना से लाते हैं। और तीसरा जिसके बारे में ज्यादा लोग बात कर रहे हैं वो है जो टीवी हो गया, मोबाइल हो गया या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं जो बहुत ही कॉमन कंज्यूमर यूज करता है। ऐसा नहीं कि इसके सब्स्टिट्यूट नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि अभी तक जो चाइना से चीजें यहाँ आती है इंडिया में, अब BIS ने अब शुरू किया है क्वालिटी अवेयरनेस और क्वालिटी टेस्टिंग कि अगर ये प्रोडक्ट इस स्टैंडर्ड के नहीं है तो हम उनको इंडिया में नहीं लाने देंगे। और अगर ये हमने प्रयास पहले भी शुरू किया होता तो आज सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती। तीसरी बात क्या है कि आप जो चीजें ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, जैसे टॉयज हो गई हैं, आप AC देख लीजिए, आप मोबाइल देख लीजिए, ये इनकी क्वालिटी आप ये नहीं कर सकते हैं कि वो बहुत ही सबसे कॉम्पिटिटिव बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चीपर प्रोडक्ट को देते हैं और इंडियन कंज्यूमर जो है कॉस्ट सेंसिटिव ज्यादा है तो वो इसलिए उनकी खपत यहाँ पर काफी ज्यादा हो जाती है। तो अगर आपका ये कहना कि साथ बिना उसके काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे मामले में आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे लोग जो है कंट्रीमैन, उनका जो है अगर फीलिंग है, मान लीजिए आज वो बोल देते हैं कि हम चाइनीज टॉयज को नहीं लेते हैं, हम मोबाइल नहीं लेंगे चाइनीज प्रोडक्ट के जो आप देख रहे हैं, या हम टीवी वो नहीं लेंगे, भले ही हमको थोड़ा ज्यादा पे करना पड़े। लेकिन अगर जहाँ तक देश की आन बान और शान की बात आती है, अगर उसके ऊपर लोग सोच लेंगे तो हमारे ख्याल से ये इम्पोर्ट्स को रोकना इतनी बड़ी बिल्कुल देश के लिए तो सोचना ही चाहिए सर। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि पॉकेट भी तो अलाउ करनी चाहिए। प्रदीप गुप्ता जी, सवाल ये है कि जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल देश में बनी हुई है, आर्थिक व्यवस्था अगर हम देखें, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, कोरोना का काल चल रहा है, दूसरी तरफ चीन घुर्रा रहा है। लेकिन इस बीच सबसे अहम और बड़ा सवाल यही है कि क्या अभी जो आम जनता है, जो आम जन है, क्या वो स्थिति में है कि अगर उसे 10,000 का फोन खरीदना है तो वो उसकी जगह पे 15 या 20,000 रुपए खर्च कर सके? निहाली, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। देखिए, आज एक तो मैं श्रीवास्तव जी की बात से सहमत हूँ। आज जो उबाल देश में आया है, जो आपने देखा हुआ 2-3 दिन के अंदर, जिस प्रकार से हमारे सैनिकों को तरफ से चाइना ने जिसमें से मारा है, जो शहीद हुए हमारे सैनिक लड़ते लड़ते, उसके हमारे देश में एक अलग तरीके का जज्बा पैदा हो गया है। हालांकि चाइना के खिलाफ पहले भी आवाजें उठी हुई है, पहले भी आपने देखा होगा तो हार के मौके पे अपीलें आती थी, व्हाट्सएप पे मैसेज आते थे कि चाइना के पटाखे मत लो, चाइना के होली का रंग मत लो। लेकिन इस समय जो माहौल है, इस समय एक अच्छा मौका है देश के लिए, आम जन समाज के लिए और सरकार के लिए। देखिए, इसमें तीनों सेक्टर में प्रयास करने पड़ेंगे हमें, कहीं ना कहीं अपनी इच्छा शक्ति को। क्योंकि देखिए, आज जो आपने सवाल किया कि अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति में है, हमारे यहाँ के व्यापारियों की स्थिति को समझना पड़ेगा। उसके लिए सरकार को, हमने अपने व्यापारी एकता समिति संस्थान से अपील भी करी है सरकार से कि आप चाइना के प्रोडक्ट को, क्योंकि चाइना के 3,000 के आसपास उत्पाद हैं, आप अगर आंकड़े देखोगे, आज 3,000 के आसपास उत्पाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना की कम से कम। और इतने उत्पादों को एकदम से छोड़ना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वो हमारे स्टोर में भी है, हमारे घर में भी है, हमारे किचन में भी है, हमारी बिल्डिंग लाइन में भी है और हमारे हर जगह है। तो आज उनका बहिष्कार करना, देखिए आज हम टीवी पे दिखा सकते हैं, हम खिलौनों में आग लगा रहे हैं या सामान में आग लगा रहे हैं, पुतले फूंक रहे हैं,
लेकिन वास्तव में आज हम चाइना की ऐप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइना के ऐप को भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारा जो समय है, आज हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए, हमारे देश के नागरिकों को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। उसके लिए हमारी सरकार को भी सहयोग करना पड़ेगा। सरकार से हमने ये लिखा है कि आप, नेहा जी एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, सरकार से जो हमने मांग करी है कि आप चाइना के जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं उसमें जीएसटी रेट कम करिए, उसमें टैक्स कम करिए। देखिए आज व्यापारी कमी क्या है, क्योंकि व्यापारी की मजबूरी भी समझिए आप, क्योंकि व्यापारी को अपना पेट पालना है, तो उसी स्थिति में क्या करता है कि उसको भी अपना कहीं ना कहीं लालच रहता है, चाइना के प्रोडक्ट सस्ते पड़ते हैं, जो सरकार कर सकती है, चाहे इस तरीके से कहीं ना कहीं उसमें रियायत करके इंडस्ट्री के लिए उस टाइप की स्कीम है जहां पर हम लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और देशों के सामान को इस्तेमाल करें। तो चाइना हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, आज पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन हो गया है, क्योंकि वो धोखे से बात कर रहा है, तो उसके खिलाफ त्याग करने की जरूरत है। आपने कहा कि त्याग करने की जरूरत है, उन सामानों का बहिष्कार करने की जरूरत है जो वाकई जो चीन के जरिए भेजे गए हैं, उन चीजों का बहिष्कार करने की जरूरत है। ठीक है, एक सवाल यहाँ पे अजय कौल जी ये भी निकल के सामने आता है, जिस त्याग की ये बात कर रहे हैं क्या एकदम से होना मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी अगर हैं तो हम वो मेड इन चाइना देखते हैं कि छोटी छोटी चीजें भी हैं तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो एकदम से सभी चीजों का त्याग कर देना ये मुमकिन है क्या? ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, फिजिबल ही नहीं है। ये देखो अभी क्या है कि उबाल है, अभी जो कैजुअलिटीज़ हुई है, लड़ाई हुई है, एक वो प्रेशर है अभी, मतलब वो इवेपोरेशन हुआ है कि बहुत गुस्से का कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लो, 1 महीने 2 महीने के बाद सब लोग भूल जाएंगे, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल जैसे चल रहा है। इनफैक्ट मैं आज की बात बता रहा हूँ, जो ये वीडियोस खींच रहे हैं लोग मोबाइलों से, ये सारे चाइनीज़ मोबाइल है, किसी का वीवो है, किसी का रेडमी है, जो ये आग जला रहे हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट करना चाहिए। सो ये फिजिबल नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की और प्रोडक्ट्स की इतनी पेनिट्रेशन है इंडिया में, इतने मार्केट्स हम कैप्चर कर चुके हैं। अब इंडिया मतलब इंडियन कंज्यूमर्स आर सो मच डिपेंडेंट। इनफैक्ट जो जूम जो यूज़ करते हैं सारे आजकल, इनफैक्ट गवर्नमेंट सर्विसेज भी यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग, वो भी चाइनीज़ है। टिकटॉक है, वो भी चाइनीज़ है। तो हर चीज़ में चाइनीज़ है, वो कहाँ से निकालोगे? इट्स लाइक ए वायरस, घुस चुका है इंडियन मार्केट में, इंडियन साइकोलॉजी में लोगों के। तो इट्स नॉट फिजिबल मेरे ख्याल से। बट ये अभी जो गुबार आया हुआ है, एक माहौल बन चुका है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाइकआउट करना चाहिए। मे बी कुछ एक्सटेंट पे कुछ तक बाइकआउट करेंगे, बट जैसे आपने पहले ही बोला, अभी जैसे परचेजिंग पावर इंडिया में कम हो रही है बिकॉज ऑफ कोविड, तो पीपल विल ट्राई टू गेट बाई मोर चीपर प्रोडक्ट्स, और चाइनीज़ आर द चीपर प्रोडक्ट्स, जैसे आपने फ़ोन का जिक्र किया। तो ये मार्केट डायनेमिक जो प्ले करते हैं ना, उसमें चाइनीज़ हैव एन एडवांटेज, उसमें इंडियंस आर एट ए डिसएडवांटेज। अब जो हम लोकल और वोकल की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर वो स्टार्ट हुआ भी, अगर वो उस रास्ते पे चले भी, उसको 10 साल कम से कम लगेंगे, 5-10 साल से कम होगा। लेकिन इस बीच एक सवाल छोटा सा मेरा ये भी है कि क्योंकि अब अगर चाइना की बात करें तो वो उस हिसाब से चीज़ों को डेवलप कर रहा है जो कि भारत में भी मिल जाती है आसानी से। लेकिन अगर हम खुद अपने ही यहाँ पर जैसे लोकल के लिए वोकल की आपने अभी जिक्र किया, अगर ऐसा करते हैं तो क्या नहीं लगता कि हम टेक्निकल तौर पे भले ही पीछे थोड़ा सा हो जाए, लेकिन हम आर्थिक तौर पे मजबूत होंगे? नहीं, वो तो होंगे, वो आइडियलिज्म तो ठीक है, वो होना चाहिए ऐसे, बट होता नहीं है ना, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। आप देखो जो सैमसंग फ़ोन की बात करें हम, सैमसंग कोरियन कंपनी, इट वाज डूइंग वेरी वेल इन इंडिया। पहले नोकिया था, फिनलैंड की कंपनी, तो नोकिया को ख़त्म किया सैमसंग ने, और सैमसंग को ये चाइनीज़ जो आए चीपर चीपर मोबाइल, उन्होंने ख़त्म कर दिया, सैमसंग को फिनिश कर दिया। अब या तो आपकी चॉइस है, या तो आप चाइनीज़ सस्ते वाले फ़ोन लो, या तो एप्पल लो 60-70,000 रुपीज़ का। कौन अफोर्ड करेगा एप्पल का फ़ोन? इंडिया में तो प्रोडक्शन होता नहीं है, नोकिया तो मार्जिनल प्लेयर है। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जो रियलिटी है, जो रियलिटी वी हैव टू फेस। मे बी उनको जिंदल साहब से मैं यही सवाल पूछूंगा कि मैंने जो बोला है, जिंदल साहब आप इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? I always have high respect for your analysis, and I have always found your analysis to be quite practical and grounded. But here, with lot of respect and due regard, I differ from you, my brother. Here, now I would like to take you back to the economic history. China started its industrial production way back in late 80s.
whereas we have a 100-year-old legacy of industry. Now China wouldn't enjoy economies of scale or benefits of mass production because US is not importing, many European economies are not importing, Australia perhaps will not be importing. If we boycott Chinese products, I can tell you with surety the Chinese economy would crash. Chinese economy is already under terrible pressure, my dear brothers. Already they are having ghost towns. जिंदल साहब, So Chinese economy is already in a debt trap. So आप खुद ही- according to me, I am totally with boycott China thing, and it's a wave, and we must utilize. And I'm quite confident of our manufacturing capability. आपने अभी बोला, खुद ही बोला कि अगर हम ऐसा करेंगे, दैट अगर इज ह्यूज, बिकॉज आपने अभी बोला कि इंडिया में जो ट्रेडिशन है 100 इयर्स की प्रोडक्शन की एंड चाइना स्टार्टेड लेट, बट द फैक्ट इज ऑल्सो दैट इंडिया लैग्ड बिहाइंड चाइना. चाइना जो प्रोडक्शन चीप लेबर पे प्रोडक्शन करता है एंड मास लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, इंडिया लैग्ड बिहाइंड. इंडिया लॉस्ट सो मेनी मार्केट्स टू चाइना. Although China may have started late, but China is very aggressive on that. Let us face that also. And one more thing, जो आप अमेरिका की बात कर रहे हो and they are boycotting. Let me tell you, अमेरिका जो US प्रेसिडेंट तो बहुत सारी धमकियां दे रहे हैं, ट्रेड कैंसिल करेंगे, ट्रेड डील एंड ऑल दैट. They are still dealing with them. They are not able to cancel, scrap everything with China because China is deep inside America also. जी Kaul sahab, now I have high respect for your analysis and I love to listen to your analysis. But now let me tell you the volumes of scale, my dear brother, are not going to exist because when US won't be importing, European nations won't be importing, Australia perhaps won't be importing, and in case India stops, China would be impacted severely. We Indians are the biggest consumers in the world. Now wherever I go to international forums, India is respected because we have the buying power, we have the demand, we have the masses, we have the purchasing appetite. If we stop, now see how terrified China is in global times. They are writing articles after articles that why India shouldn't stop buying. If China is terrified, they are fearing that boycott. Otherwise, in global times, they wouldn't have been writing articles after articles. They are trying to unjustify that India should keep on buying. So what we are doing is already having an impact psychologically and on their mind. And let me tell you, psychology and emotions, they play a great role in business. Ultimately, the decision has to be done by head and the heart, whatever a businessman may say. So according to me, if we start rethinking on those terms, in 80s, Kaul sahab, now you are a great journalist, you have done great research, you would remember we used to have a beautiful slogan, be Indian, buy Indian. Why can't we revive that? We can definitely revive that. Now today, what is happening in America, Americans, they are buying costlier products but which are not made in China. That sort of things we can have in India because if we have love for our motherland, which we do, we Indians have a lot of respect and love for our motherland. And right now what they have done, we need to teach them a lesson. We definitely need to teach them a lesson. And let me tell you, sir, with a lot of respect, if we make them economically weak, now no war can be fought without money. So in case जिंदल साहब मैं सेंटिमेंट के पूरे हक में हूँ, आई एग्री, बट द क्वेश्चन इज, आप खुद बार बार कह रहे हो इफ वी डू इट, उसी में मेरा सवाल है कि इफ वी डू इट, कैन वी डू इट और विल वी डू इट. आई थिंक गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं. देखिए निहाजी, मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है. देखिए कौल साहब हमारे बड़े अच्छे अनुभवी वक्ता हैं. मैं कहना चाहूंगा, देखिए आज का माहौल अलग है. आज पूरे देश का माहौल देखिए, सरकार की मंशा देखिए. हमारे प्रधानमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं कि हम लोकल और वोकल की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं. देश का जोश है, देश का जज्बा है. ऐसा नहीं है आज चाइना के खिलाफ, चाइना ने 53 साल के अंदर जो हरकत करी है, चाइना ने जो नापाक हरकत करी है, और कोरोना वायरस. गुप्ता जी मैं आपको एक मिनट थोड़ा, चाइना के खिलाफ गुप्ता जी थोड़ा सा 2-3 साल में पीछे ले जाऊं आपको. जब डोकलाम का इंसिडेंट हुआ था तब भी ऐसा ही माहौल बना था और लोगों ने बोला कि चाइनीज क्रैकर और चाइनीज लाइटें दिवाली पे यूज मत करो. हुआ ऐसा? मैं हुआ ऐसा? चाह रहा हूँ 2 साल पहले के माहौल की बात नहीं करो. आज का माहौल बहुत अलग है. आज देखिए, आज एक तो देश की हालत देखिए और आज लोगों का माहौल देखिए, लोगों का जोश देखिए. आज हर व्यापारी संगठन, मैं रोज अपील निकाल रहा हूँ अपने संगठन की और अपने लोगों की, और लोग आज कोरोना वायरस में लोग इकट्ठे हो रहे हैं.
देखिए आज के माहौल की आप तुलना नहीं कर सकते। आज देश का माहौल है, लोगों का माहौल है, और चाइना के खिलाफ चलिए, अच्छा है, गुस्सा आपका जज्बा अच्छा है सर, और हम चाहते हैं कि ये जज्बा चाइना देशवासियों में रहे ताकि चाइनीज सामान का बहिष्कार किया जा सके। चलिए, इस पर डिबेट लगातार जारी रखेंगे हम। बात हम दरअसल ये भी कर रहे हैं कि कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर चीन को कैसे चोट दी जा सकती है, कैसे उसकी हेकड़ी निकाली जा सकती है। कोरोना वायरस महामारी और फिर चीन के साथ सीमा विवाद के बाद देश भर में चीनी सामानों का बहिष्कार करने की मांग पहले से ही जोर शोर से उठ रही थी। 15 जून की रात गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसके बाद से ये मांग और ज्यादा तेज होने लगी। ऐसे में देश भर में शहीदों के नमन तो शहीदों को किया ही जा रहा है, लेकिन देश भर में गुस्सा भी देखा जा रहा है। इस पे हम लगातार डिबेट कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है जीपी श्रीवास्तव जी। सवाल इस बात को लेकर भी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हो या लोगों में कॉन्फिडेंस हो, इस बात का जिक्र तो अभी आकाश जी भी कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा हमें कहां पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि क्या ये एक अच्छा मौका है कि हम आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसे साकार कर सकते हैं, लोकल के लिए वोकल का जो सपना है वो साकार कर सकते हैं? देखिए, ये जो बॉर्डर पे ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, उनकी मंशा के ऊपर किसी को डाउट नहीं रहा है, लेकिन ये सडन डेवलपमेंट हुआ है। इसके पहले भी जो है हमारी तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से इसको साथ हो चुका था कि हम जो है आत्मनिर्भर बने, हम अपने को जो है इस तरह से बनाए ताकि हम हाईटेक एरियाज में बेटर परफॉर्म कर सकें। अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया वो पहले वाला इंडिया वो नहीं है, टेक्नोलॉजिकली हम बहुत ही एडवांस हो चुके हैं, हमारी कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटीज काफी गुना बढ़ चुकी हैं, और इसी का रिजल्ट है आज आप देखिए किसी फील्ड में आप ले लीजिए, ऐसा नहीं कि हम किसी के ऊपर इतने आश्रित हैं कि बिना उनके हमारा काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। ये बात जब आती है कि देश के लोगों में एक फीलिंग आ जाती है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि चाहे डोकलाम की आप बात करें या किसी की बात करें, आज ये पहली बार हुआ है जब इतने लार्ज स्केल के ऊपर हमारे जवान मारे गए हैं। डोकलाम में इतनी ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई थी, और ये हर आदमी आज एकदम से इस चीज पे आप कहेंगे कि बिल्कुल चार्ज हो चुका है। तो मैं ये जानता हूँ कि लोगों की अगर भावना एक बार जागृत होती है तो उससे आपका जो नॉर्मल कोर्स में रिएक्शन होता है उससे कहीं अलग होता है। अभी आप याद करें कि क्या जब हमारे यहाँ टेक्सटाइल मिल्स को बंद किया गया था तो लोगों ने ही कहा था यहाँ पे कैसे काम चलेगा। आज आप देखिए क्या फिर से शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। आप हमारा कहना देखिए, अभी हमने दो तीन किया है कि हमने वो कहते नहीं कि आपने जब किक स्टार्ट दे दिया कि आज से हम कुछ भी इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका एक सोशियो पॉलिटिकल डिसीजन है, वो उसका भी अपना मेरिट है, लेकिन अगर हमको ये हालात नहीं हुए होते फिर भी तो हमें कोशिश करनी थी कि हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को इस तरह बनाएं ताकि हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में कहीं तो रिलेटिविटी रहे। आज आप देखिए जो अमेरिका या यूके जिसकी आप बात करते हैं, जो एडवांस कंट्रीज हैं, उनके यहाँ हमारी ट्रेड सरप्लस हमारा है। आप देखिए पहले 25 कंट्रीज जो हैं टॉप के, उसके अंदर हमारी इंडिया में ट्रेड सरप्लस है, मतलब हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं टोटल। उसी जगह 22 ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर हम इंपोर्ट कहीं ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम है, जिसमें चीन आता है, जर्मनी आता है और फ्रांस आता है। ये सारी चीजें, ये डिटेल आपके पास सारी चीजें। मेरा ये कहना है कि देखिए जहां आपका आज भी इंडिया के हिसाब से अगर आप देखती हैं तो आपका जो 14% जो है वो एक्सपोर्ट है चाइना के साथ में, सॉरी इंपोर्ट है चाइना के साथ में इंडिया की तरफ से, और एक्सपोर्ट हम कितना करते हैं 5% करते हैं, जबकि चाइना की इकोनॉमी बहुत ही बड़ी है। उनके स्टेटिस्टिक्स को अगर आप देखें, उनसे पहले मुझे मौका दीजिए, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जी हाँ, 3% ही जो है उनका जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट है और 1% इंपोर्ट इंडिया से करते हैं। तो जो ट्रेड डिफिसिट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर है, इसमें करीब 63
बिलियन यूएस डॉलर का जो है डिफरेंस है। तो वो तो हम शुरू से कह रहे थे कि चाइनीज चीजों को हमें कंट्रोल करना है, हमको अपना आई हैव टू एंटर अंदर लाइव शो। जी 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 प्लीज। जी जिंदल साहब बताइए। जी मैं यही कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में अगर हम चाइना को रिप्लेस कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल कौल साहब, यहाँ अगर तो है ही है अपनी जगह, बिकॉज टिल द थिंग्स डोंट हैपन दैट अगर वुड बी देयर, एंड आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर योर विजन एंड एनालिसिस, यू आर अ सीजन्ड पर्सन। तो अब तो उससे भी बहुत फायदे हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, we'll be able to give employment to millions of our people. We have so many talented young engineers. श्रीवास्तव जी जिंदल साहब बोल रहे हैं। श्रीवास्तव जी उनका फोन लाइन कट employment to ठीक है। those people. Apart from that, our trade deficit would reduce. That would save lot of foreign exchange of ours. As of now, we are paying lot of our foreign exchange, precious dollars, to China. So that will be saving. So once we'll be जी giving employment श्रीवास्तव to जी people, आएंगे आपके पास। secondly, जिंदल जी बोल रहे हैं, अभी सुन second- लेते हैं। जी जिंदल जी। we'll be able to give employment to our millions. Secondly, we'll be able to save on lot of foreign exchange. Thirdly, the US dollar price in relation to rupee would stand reduced. Fourthly, we can also export, but because we shouldn't forget the strength we have. We have a huge talented manpower which is available at viable cost. Nowhere apart from India do we have a pool of talented manpower which is available at viable cost. So if we have our strategies right, if we have our priorities right, if we can remove red tapeism, the main issue is, can we remove red tapeism from our system, from our government department? Can we make it a regulation that within 15 days every project has cleared? Can we make that every application of a businessman has to be disposed of in 2 days? Can we curtail on Inspector Raj? I think all these things are possible then. तो आप ठीक। जिंदल साहब आप इसी को आंसर कर लीजिए। जो आपने क्वेश्चन पूछे कैन वी डू इट, आप जरा इसको आंसर कीजिए। मेरी तरफ से क्वेश्चन है। नहीं बिल्कुल, I am with you, Paul साहब. This is a joint effort where you are also contributing, I am also contributing along with you. I am trying to reach an analysis, my dear brother. नहीं वही देखिए जिंदल साहब आइडियलिज्म एक चीज होता है कि ये करना चाहिए, वी शुड डू दिस, रेड टेपिज्म खत्म होना चाहिए, क्लियरेंस शुड बी फास्टर एंड ऑल दैट, बट इज इट हैपनिंग इन इंडिया एंड इज इट पॉसिबल? Okay, now with due regards, what I want to know from you is, shouldn't we aim for it? Shouldn't we target for it? Now, there was a time called, Saab, you are a seasoned journalist. In 1750, we had the 25% GDP of the entire world prior to Britishers coming to India. So, once upon a time, we were the biggest economy. Prior to that, once upon a time, we had the 40% GDP of the world. So, can't we have a V-shaped recovery? There are V-shaped recoveries as far as global economics are concerned. Jindal Sahab, after Second World War, I am not disagreeing with you on the issue of potential we have, but I am telling you about the constraints which are there in the real world of India. हम पीछे क्यों हो गए? चाइना से हम पीछे क्यों पड़े? पीछे क्यों हो गए? मतलब लैग, why are we lagging? I was talking to some expert. Like सुनिए. I was talking to this question. I used to cover foreign affairs, so I asked this question to a very senior diplomat who was covering China. I mean, looking after China. So I asked him, मैंने कहा चाइना और इंडिया में क्या फ़र्क है, आप ज़रा बताइए कि why are we lagging behind? His theory, his argument was, or his logic was, and which is very valid logic. He said, China में decision is taken like this and it flows like this. Everything falls in place. Project has to be taken up. It has to be taken up, and within time period it is finished. हमारे यहाँ डिसीजन ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है. Then nobody knows where it went. So that is the real issue with India. Why we are lagging? Yeah, can I answer it, Kaul Sahab, now? जी. मैं जब बात कर रहा था तो मुझे नहीं मालूम. Kaul Sahab, I share your vision, but one thing I want to add. Now, China has been implementing things without using their brains at certain things. Now, China is the only country in the world where they have ghost towns. They have many ghost towns which they have built because there was no democracy. There was nobody who could voice an opinion against them. Now, there is nobody to live there. They have created
created such infrastructure that nobody is ready to use that. That's why they are in a debt trap. I can understand. I respect I am the not implementation. when I talk about decision making in China, I am not talking only about China within China. If they had to export to India, they take a decision and decision is implemented. If they had to build a bullet train in Pakistan, they are doing it. आज ही CPSC का वो एक agreement हुआ है. They take a decision, it is implemented. So that is what I am saying. Implementation of decisions, which यहाँ पे hamper होता है इंडिया में. If you allow me, let me come on Pakistan. Now, what they have done to Pakistan, rather you have given me a very good opportunity. Now, apparently, the world says that Pakistan loves China because China has been helping them. Now, let me tell you, Khalsa, China has given them money for CPEC at 7 to 8%. Now, you know, globally this rate of interest is crazy rate of interest because LIBOR plus exchange rate 7 to 8%. Whereas India has taken at 0.1% for bullet train. Now, CPEC, what has happened is Pakistan is now trapped. They know they are not able to return the money, and Chinese have been doing lots of excesses on Pakistan on both the borders of CPEC. Now, Pakistan, all the economists and the ruling people, they know that they are in for a trap. Now, what China did with Sri Lanka, they invested in Sri Lanka, and ultimately they took hold of Hambantota Port. Now, even the Sri Lankan government is not comfortable with the security issue. That is what China has done with many economies. That's why China is not being admired anyway. Now, CPEC has become a huge liability for Pakistan because this horrendous rate of interest, they can't even dream of paying. ठीक है, वो तो वही ऑल वी नो जनरल साहब, वी नो इट. वो तो चाइना, वो पाकिस्तान देखेगा, दैट इज देयर प्रॉब्लम. बट आई एम टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना. मे बी श्रीवास्तव साहब कुछ कहना चाहते हैं. The world is hating them. The world is hating them, and we should take advantage of that. That's what I am trying to say. The US is hating them. European countries are hating them. सर आएंगे, सर लौटेंगे आपके पास. श्रीवास्तव जी. या देखिए, मैं जब पहले बात कर रहा था मुझे मालूम किस जगह मेरी आवाज कट गई जी. बट फिर भी मैं 2-3 चीजें यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा. एक तो हर आदमी बोलता है, आपने ही बोला कि साहब चाइनीज लाइफ जो है डिसकंटिन्यू नहीं हुई, ये है वो है. आप जरा ये ध्यान कीजिए, आज का जो हमारा व्यापारी संगठन है वो खुद बोल रहा है कि हम इसका विरोध करेंगे, जबकि उन्होंने ये जो ऑर्डर्स हैं ये पहले दिए जा चुके हैं. आज भी बहुत ज्यादा माल हमारे व्यापारी बंधुओं के पास स्टॉक में पड़ा हुआ है. उन्होंने बहुत ही चाइनीज आइटम को मंगा रखे हैं, उनके लिए लॉस होगा. बट अगर वो भी सामने आके कह रहे हैं कि हम इस आपके निर्णय के साथ हैं, तो ये अपने आप में दिखाता है कि इकोनॉमिक कंसिडरेशन सेकेंडरी हो जाता है जब कंट्री का सवाल आता है. दूसरी बात यह है कि चाइना में जो है उनकी जो चीप मैन पावर रही है वो इंडिया से उन्होंने क्यों आगे बढ़े, उसका रीजन क्या रहा है कि हमारे यहाँ लेबर का मतलब ये था कि वर्किंग हैंड ओनली. देखिए, चीप लेबर इज नॉट इफिशिएंट लेबर. आज अगर आप स्किल्ड मैन पावर की बात कर रहे हैं और आपके पास मैन पावर जो यूथ है उसको आप प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी में लगाते हैं हाईटेक एरिया में, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कहीं ज्यादा बढ़ेगी. और आज इसलिए भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है. सर, भारत तो तेजी से आगे बढ़ रहा है. सर, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. जो फैक्ट्रियां थी कोरोना के दौर में वो बंद हो गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं. सवाल इस बात को लेकर है. प्रदीप जी, सर मैं लौटूंगी आपके पास. प्रदीप जी, जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल देश में बनी हुई है, क्योंकि कई फैक्ट्री, कई जो कारखाने हैं वो बंद हो गए हैं, किस तरह से प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ, वापस अपने गृह राज्य लौटे, ये सभी के सामने था. लेकिन इस वक्त अगर चाइना के सामान का बहिष्कार किया जाता है तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए अब सरकार को और क्या कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि व्यापारियों को भी राहत मिल सके और जो फैक्ट्री थी, कारखाने जो बंद हुए या फिर कुछ वक्त के लिए रुके, वो भी एक बार फिर से चल सके? निहाजी, मैं आपकी बात को अभी कौन साहब भी कह रहे थे, असली मुद्दा क्या है, जो कौन साहब की शंका है कि आज हमारा इंप्लीमेंट खराब रहा. मैंने पहले भी 2-3 बार कहा है, कई बार 10 बार को कह चुका हूँ, हमें चीजों में सुधार करना पड़ेगा. बहुत जरूरत है हमें. समय व्यापारी परेशान है पर देशभक्त है. देखिए, देशभक्ति से बड़े तो चीज नहीं है. मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज सारे व्यापारी संगठन, पहली बार ऐसा हुआ है, हम लोग रोज अपील निकाल रहे हैं, रोज अपनी अपनी क्लिप भेज रहे हैं सब जगह, पूरे देश में अपील निकाल रहे हैं कि पूरे युद्ध की तरह हम अभ्यास कर रहे हैं. बहुत ज्यादा रोज हमें चाइना के प्रति, क्योंकि चाइना को देख करके नेपाल भी हमें आके दिखा रहा है.
लेकिन आज सरकार को भी ऐसे मुद्दे पर कम से कम जैसे चाइना की तरह, चाइना करता है, चाइना के यहाँ पे, चाइना का मैंने लैंड में भी कहा था पहले कि चाइना लैंड प्रोवाइड करता है जो इंडस्ट्री वालों के लिए। बहुत सारे काम धरातल पे करने पड़ेंगे, व्यापारी को कम रेट का पैसा देना पड़ेगा। देखो व्यापारी का पैसा नहीं है, आपको पैसे का फ्लो बनाना पड़ेगा। आज कोरोना वायरस के हमारे व्यापारी मरा पड़ा है, हमें कोई फ्री का पैसा नहीं चाहिए। कुछ समय के लिए हमें टैक्स में छूट मिले, हमारे को कम रेट का पैसा मिले। आज हमारे यहाँ का पैसा जो है वो बहुत ज्यादा रेट का है। निया जी मैं कई बार कह चुका हूँ, हमारे व्यापारी को, बिल्डर को 16% का पैसा मिला है आज के टाइम में। व्यापारी मर रहा है, इनकम नहीं है किसी की, 4-5% से ऊपर की इनकम नहीं है। सरकार को प्रोवाइड करना चाहिए कम रेट का पैसा। व्यापार चलेगा तो देश चलेगा, व्यापार इस देश के साथ है। व्यापार चलेगा तो देश चलेगा सर, लेकिन ठीक है सर आकाश जिंदल जी, व्यापार चलेगा तो देश चलेगा, लेकिन व्यापार चलाने के लिए अब सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? क्या नहीं लगता कि अगर चीन से सामान लेना बंद कर दिया जाएगा, लोग इसका बहिष्कार करेंगे, तो मेड इन इंडिया की तो सर डिमांड बढ़ेगी ना? लेकिन जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति करने के लिए कारखाने और फैक्ट्रियां होनी चाहिए, वो बढ़ाने के लिए और व्यापार बढ़ाने के लिए ये क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, बी इंडियन बाय इंडियन, इन तीनों का वक्त आ गया है। ये तीनों चलेंगे, बढ़ेंगे। मानता हूँ एकदम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाली, फैक्ट्रियां लगने में 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने लगेंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट होने में। तब तक जो है हो सकता है कुछ बाहर का सामान खरीदा जाए, बट एक क्लियर कट पॉलिसी चेंज आ गया है और कस्टमर के माइंड में शिफ्ट आ गया है। वी आर अ कंट्री ऑफ पैट्रियट पीपल, हम देशभक्त लोग हैं। हमारे लिए देशभक्ति एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो फैसला कर लिया है, मुझे नहीं लगता वो फैसला पलटेगा। अगर महंगा भी होगा हिंदुस्तानी सामान, उसको लिया जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में बहुत टैलेंट और एंटरप्राइज है। हमारे बिजनेसमैन को मौका दीजिए, इनके टैलेंट में कमी नहीं है। यूएस के अंदर फॉर्च्यून 500 कंपनीज में हमारे लोग टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट में हैं। हमारे एंटरप्राइज टैलेंट में थोड़ा कोई कमी है। अपॉर्चुनिटी मिले, और अपॉर्चुनिटी मिल रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छी चीजें, वोकल फॉर लोकल, और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया है, एमएसएमई के लिए कई कंसेशन दिए हैं। आई थिंक एक अपॉर्चुन टाइम आ गया। और एक और चीज कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी आज डिस्कशन हुई कॉल साहब के साथ, उसमें एक पॉइंट रह गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इसी तरह का एक मेजर क्राइसिस था, जिसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, वो पीछे रह गई, यूएस आगे बढ़ गया। अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि कोरोना के बाद हिंदुस्तान की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे बढ़ने की पोटेंशियल रखते हैं। और एक ये टर्न अराउंड टाइम है। कोरोना के बाद की इकोनॉमिक हिस्ट्री अलग तरीके से लिखी जाएगी। मैंने पहले बताया, एक समय था कि हम 25% जीडीपी हमारे वर्ल्ड की हमारे पास थी। एक समय था उससे पहले 40% हमारे पास थी। तो आज भी हम वो सब कर सकते हैं। हमें उस डायरेक्शन में काम करना है। एंड वी आर वेरी श्योर कि हम एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनेंगे। लोगों को ठीक है सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में कुछ हालात बेहतर होंगे। लेकिन श्रीवास्तव जी, 20 लाख करोड़ के पैकेज का जो ऐलान सरकार की तरफ से किया गया, दिया भी गया, और ऐसे में उसको जिस तरह से कैटेगराइज किया गया, क्या आपको लगता है कि ये काफी है या फिर इस और ज्यादा कदम उठाने की सरकार की जरूरत है कि इस और ज्यादा राहत दी जा सके? देखिए, वो तो बहुत अच्छा कदम था जिसके बारे में हम लोगों ने इसी चैनल पे काफी विस्तार में डिस्कशन किया था। तो देखिए, वो शुरुआत थी। आज अभी देखिए, हम लोग मोबाइल की बात कर रहे हैं, फिर चाइना के ऊपर वापस आता हूँ कि आपने 50,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव अप्रूव किया है। इसलिए अप्रूव किया है कि आप ज्यादा बनाएं, ज्यादा इंसेंटिव लें। जब ज्यादा बनाएंगे तो इसके मतलब रोजगार भी बढ़ेगा और आपके एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे। दूसरी बात क्या है, जहाँ तक एमएसएमई का सवाल था, हमने यही पे बात किया था उस समय प्रदीप जी से कि जो एमएसएमई का फंसा हुआ पैसा है, अगर उसको वापस दे दिया जाए और उसको जो है रिक्लासिफिकेशन किया जाए। देखिए, वो भी हो रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या है, बैंक वो उनके मेंटेलिटी अभी चेंज नहीं हुई है। वो कोई भी आदमी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देने के लिए उसको समझ नहीं आता है कि हम कैसे दें, क्योंकि वो तो 12%, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता रहा है और वो चलता चला 1-2% छोड़ दिया जाए। आज तो आपको जरूरत है कि आपको मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको 6%, 5%, 8% के अंदर आपको देना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और वो जो है, जब तक वो शुरुआत नहीं होगी, हमारे एमएसएमई जो है इस पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी बात ये है, क्योंकि आज का चर्चा का विषय जो है चाइना के बारे में ही है, दूसरी बात ये है
कि जब कौल साहब ने ये बात उठाई कि साहब उसके अंदर 10 साल लगेंगे, देखिए वो समय गुजर चुका है। अभी आप देखिए, आपने अभी शुरुआत किया था कि स्टार्टअप के बारे में, क्योंकि मैं इससे संबंधित रहा हूं, मैंने कई स्टार्टअप्स को जो है इंकरेज किया है, अवार्ड दिया, उनको रिकॉग्नाइज किया है। आज आप देखिए इवन चाइनीज इन्वेस्टर हमारे स्टार्टअप के लिए वो बिडिंग कर रहे हैं, वो फाइनेंसिंग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो पैसा लगाएं, क्योंकि उन्होंने इस टैलेंट को, इस स्किल को और इस कैलिबर को उन्होंने देखा है। आज आपकी जो पोजीशन इंप्रूव हो रही है, दूसरे लोग आ रहे हैं। देखिए चाइना की बहुत बड़ी इकोनॉमी है। श्रीवास्तव जी यहाँ पे, श्रीवास्तव जी मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा जी। आपने जो बोला कि चाइनीज कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है, उनका वो स्ट्रेटजी वो रहती है कि इन्वेस्ट करते कैप्चर करे, उनकी वो स्ट्रेटजी रहती है, नॉट कि दे आर हैप्पी एंड दे आर वेरी इलेटेड अबाउट द पोटेंशियल इन इंडिया। हर जगह वो वही करते हैं, चाहे अफ्रीका हो, चाहे इंडिया हो, या चाहे अदर। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने उनको ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं दिया है। आज आप देखिए HSBC बैंक के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो स्ट्रेटजी तो उनकी वो थी, लेकिन आज इंडिया भी टोटली अलाइंड अवेयर है और उसने बोला कि नहीं हम इसको जो है रिव्यू करेंगे। ऐसा नहीं कि आप आइए और हर टर्म्स कंडीशन को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हम इन्वेस्टमेंट FDI चाहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, क्योंकि रोजगार के लिए चाहे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक हो या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, दो ही रूट होते हैं। तो हमें तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन हम उसमें सेलेक्टिव भी तो हो सकते हैं। कौन सा हमको कोई ये कंपल्सन तो नहीं है कि कोई प्रपोजल है हम उसको तुरंत एक्सेप्ट भी कर लें। नहीं, मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पे था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग डिसीजंस, आई नो दे चेंज FDI रूल्स। आई क्वाइट एग्री, आई अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट। दूसरी बात सवाल ये है कि देखिए मैं फिर जापान के ऊपर जाना चाहता हूँ। आज भी आप देखिए कि जापान की इकोनॉमी को आप स्टडी कीजिए, एस्टेट से आज अगर यहाँ पहुंचा तो उसके अंदर लोगों का कमिटमेंट तो रहा ही है ना। और हमारे यहाँ इंडियन स्किलिंग जो है इतनी अच्छी हो रही है कि आज आप देखिए कि जिंदल साहब भी अभी बोल रहे थे कि हर जगह हमारे मैनेजरल टैलेंट, हमारे स्किल को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। हम अगर पहले हमारी गलती क्या थी कि हम जाते थे गल्फ कंट्री या दूसरे कंट्रीज में ओनली फॉर वेरी लोअर, वेरी मैनुअल टाइप ऑफ जॉब। आज आप जाइए तो वहां पर लोग जा रहे हैं हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल जॉब। कुल मिला के कहा जा सकता है कि चाइना का अगर आप बहिष्कार करते हैं, उसके सामान का बहिष्कार करते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।